मैं बस एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है, अगर आपको मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस और आपके सीनियर्स पर भरोसा है, तो आज का सेशन एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 10 सवाल आपको डिट्टो बोर्ड एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई थिंक द क्वेश्चंस विच आई हैव चोजन, आई हैव फुल फेथ कि भाई ये आपके क्लास 10 के एग्जामिनेशन मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यही पैटर्न पिछले 10-15 साल में मैंने फॉलो होते हुए देखी है, यही सेम सवाल आते हुए देखी हुई है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड वेरी वेरी श्योर दैट दिस क्वेश्चन इज गोना कम। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड पीपल। शुरू करते हैं हमारे सेशन में, और हम सबसे पहला सवाल करने वाले हैं। और लाइट की तरह नहीं है, मैंने इसमें से 10 ही सवाल उठाए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट जिस टाइप के सवाल आते हैं वो एग्जैक्टली 10 के 10 ही है, उसके ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते। वेरिएशन है तो मैं आपको वर्बली बता दूंगा अभी, तो मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग दिस डाउन। बच्चों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच इट टिल द एंड। कोशिश करो कि 30 मिनट के अंदर इसको खत्म कर दूं, है ना? प्लीज़ देखना जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही बन जाता है आपके लिए। सवाल है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होती है आपको बताना है, बहुत सिंपल है। ड्रॉ लेबल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लैब। आप कौन सा सर्किट डायग्राम बनाओगे ये प्रूव करने के लिए भाई ओम्स लॉ एग्जिस्ट करता है। ये आप एक्चुअली आपका एक एक्टिविटी है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन एक्टिविटी है। ये आपका जो एनसीईआरटी उसमें ओम्स लॉ का जो टॉपिक हेडिंग आता है उसके बाद एक एक्टिविटी है, उसी को यहाँ पे लिखना है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन योर एंटायर सिलेबस, और ये बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशंस में। आई होप यू नोटिंग इट डाउन। फिर इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, व्हाट काइंड ऑफ कर्व विल यू गेट। तो वी आई ग्राफ आपको बनाना है इसमें। एक्सप्लेन हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उस ग्राफ में से रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा वो भी हमें बताना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करना। बहुत ही आसान सवाल, स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन कि भाई साहब हमारा ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है। ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि भाई करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट कंसीडरिंग द टेम्परेचर एंड द मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। इस एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है और सोल्यूशन में लिखा भी हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर आप मेरे साथ इसको रिवाइज कर रहे हो। इसको हम V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर V इज इक्वल टू IR। ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम बॉक्स करेंगे और फिर यहाँ पर R को एरो मार्क मार के लिखेंगे कि भाई R यहाँ पर क्या है। R यहाँ पर आपके लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में, और जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहाँ तक इसे लिखते हो तब जाकर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखा, ये लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस लिखा, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे स्टेट ओम्स लॉ में। अगर इंडिविजुअल सवाल भी आता है तब भी मैं कह रहा हूँ। तो स्टेट ओम्स लॉ हो चुकी है। अब आगे ड्रॉ अ लेबल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लैब। बहुत आसान सर्किट डायग्राम है, इसमें बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक सर्किट डायग्राम में सबसे पहले क्या लगाते हो आप, एक बैटरी लगाते हो। तो हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पर 3 सेल्स लगा दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद ऑफकोर्स यहाँ पर एक प्लग की आएगा, ठीक है, और वो स्विच तो ऑन होगा, इससे प्लग की के सेंटर में डॉट होगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक आप बढ़िया सा एम मीटर लगाओगे। आपने एम मीटर लगा दिया। उसके बाद सीधा यहाँ पर आएगा आपका एक रेजिस्टर। ठीक है, आपने एक रेजिस्टर लगा दिया और ये खत्म हो गया। अब ये जो रेजिस्टर है कोई ऐसा वैसा रेजिस्टर नहीं होगा, ये रेजिस्टर एक वेरिएबल रेजिस्टर होगी। तो उस रेजिस्टर के ऊपर आपको एक एरो मार्क मारना पड़ेगा टू शो दैट ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। अब वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बदल सकते हो, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। वरना जो रेजिस्टर आती है उसकी कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है कि 2 ओम का रेजिस्टर हो गया, 5 ओम का हो गया, 10 ओम का हो गया। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टर में अगर आप एक बार लगा देते हो तो एक नॉब को ऊपर नीचे करके उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर आपने लगा दिया। अब इस वेरिएबल रेजिस्टर के अक्रॉस आपको एक वोल्ट मीटर लगानी पड़ेगी कि वोल्टेज कितनी है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ता है कि नहीं वो एम मीटर बता देगा। तो यही है ओम्स लॉ कि वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप, करंट बढ़ रहा है कि नहीं, और प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है कि नहीं। वोल्टेज कम कर रहे हो आप, तो एम मीटर में जो करंट दिखा रहा है वो कम हो रहा है कि नहीं, ये दिखाना है आपके ओम्स लॉ में। वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे साइंस और एरो मार्क्स डाल रहे हो। तो बैटरी का पॉजिटिव है और बैटरी का नेगेटिव है, बराबर। अब बैटरी की जो नेगेटिव है वो एम मीटर के नेगेटिव में लगेगी, याद रखना, और बैटरी की पॉजिटिव एम मीटर के पॉजिटिव में लगेगी। वैसे ही जो बैटरी का नेगेटिव है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव पे से लगेगी, और बैटरी का पॉजिटिव भी आपके वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से लगेगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि बैटरी का नेगेटिव एम मीटर के नेगेटिव से लगेगा और बैटरी का पॉजिटिव एम मीटर के पॉजिटिव से लगेगा। वैसे ही बैटरी का नेगेटिव आपके वोल्ट मीटर के नेगेटिव से लगेगा और बैटरी का पॉजिटिव आपके वोल्ट मीटर के
पॉजिटिव से यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है। कभी कभी आपको ये सर्किट डायग्राम देके पूछ भी सकता है कि भाई इसमें क्या गलती है बताओ, हो सकता है उसमें एमीटर का साइन गलत हो, वोल्ट मीटर का साइन गलत हो, बैटरी का साइन गलत हो, ये बताना होता है। क्या ये डायग्राम कंप्लीट है? नहीं, इसमें वो करंट का डायरेक्शन ही बनाना है। करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी और वापस आपके नेगेटिव में आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। बस यहाँ पर आप चीज़ों को रोक सकते हो, आपको पूरा मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, व्हाट काइंड ऑफ कर्व विल यू गेट। अगर हम एक वी आई ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनेगा बच्चों, ये भी आप जानते हो। तो अगर मैं एक वी आई ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वी हो जाता है और यहाँ पर आई हो जाता है। मेरा ग्राफ कैसा बनेगा आप जानते हो, मेरा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, है ना। मेरी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी और इसमें क्यों बनेगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे मेरा वोल्टेज इंक्रीज होते हुए जा रहा है वैसे वैसे मेरा करंट भी इंक्रीज होते जाता है, इस वजह से। अब यहाँ पर जो स्लोप होगा, यहाँ पर इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, यानी कि अगर मान लो, अगर इसको मैं पॉइंट ए मान लूँ, इसको मैं पॉइंट बी मान लूँ, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा इस पॉइंट पे तो मुझे क्या मिलेगी, इसकी जो स्लोप होगी वो मुझे देगी रेजिस्टेंस, है ना। इसकी जो स्लोप होगी मुझे देगी रेजिस्टेंस। क्यों देगी रेजिस्टेंस, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला होता है इन जनरल में वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मोशन चैप्टर में। स्लोप का फॉर्मूला होता है इन जनरल वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वाई एक्सिस क्या है बेटा, यहाँ पर वाई एक्सिस आपका है वोल्टेज और एक्स एक्सिस है करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी। तो आपका यहाँ पर वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप हमने हर एक पार्ट यहाँ पर कर दिया है और स्लोप रेजिस्टेंस कैसे मिलता है स्लोप निकाल कर देते हैं वो, और ग्राफ भी हमने बना दिया है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन में मैंने मल्टीपल सवाल आपको बताए हुए हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि भाई सर्किट डायग्राम क्या होती है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने की। तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपका ग्राफ कैसे बनता है वीआई का। चौथा मैंने आपको बताया कि भाई साहब रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आपको बस किसी भी दो पॉइंट के बीच का, मतलब यहाँ पर मान लो 10 है और यहाँ पर मान लो 5 है, तो आप V अपॉन आई कर लोगे तो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा। 10/5 करना आपको, बस इतना ही है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया। कूल है गाइस, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। ओके, अगेन आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन, very common, has come so many times in board examination, you will be surprised to know. List 3 factors on which the resistance of a conductor depends. Extremely important. Factors affecting resistance after Ohm's law is super important. ठीक है, तो आपको आप हर साल का पेपर उठा, पिछले 10 साल में हर साल का पेपर उठा लो, Ohm's law और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हर साल आया हुआ, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या क्या बेटा आप जानते हो उसको बहुत ही प्यार से। यहाँ पर काहे लिखे हम, जगह का है बर्बाद करे, है ना, सीधा यहाँ लिखेंगे, आ जाओ, ठीक है। तो पहला क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो बनता है लेंथ अपॉन ए। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को बाहर निकाल के कांस्टेंट डालूंगा तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा बॉक्स में और फिर देयरफॉर नहीं, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि रेजिस्टिविटी इज रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये लिखूंगा मैं, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, इसके अलावा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये पूरे मार्क्स कमाने आपको तो ये यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है गाइस, गॉट द आइडिया। तो 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा कोई फैक्टर पूछता है तो टेम्परेचर भी होगा। आप ये भी लिख सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट बतानी है आपको रेजिस्टिविटी की, वो आप चाहो तो थोड़ा सा एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए डिराइव करके दिखा सकते हो यहीं से, ठीक है। सिंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो मैं रो को R इंटू ए अपॉन एल लिख सकता हूँ, है ना। ए को वहाँ ले जाऊँगा, एल को नीचे ले आऊँगा, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें फिर आप बोलोगे सिंस R रेजिस्टेंस होता है ओम, एसआई यूनिट, एरिया होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर कट गया, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बन जाती है ओम मीटर। ऐसे करके आप लिख दोगे ना, एग्जामिनर बोलेगा ओ हो भाई साहब ताली मारेंगे, रेड पेन वगैरह छोड़ के ताली मारेंगे, ओ क्या बात है भाई साहब, मजा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। अब तीसरा जो वैरायटी आपको इस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में आता है वो ऑफ कोर्स आपका होगा न्यूमेरिकल ऑन दिस, ठीक है। न्यूमेरिकल भी होती है, वर्ड प्रॉब्लम भी होती है। वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको अभी कराऊंगा आगे, वर्ड प्रॉब्लम को साइड में रखेंगे। पहले न्यूमेरिकल जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आती है वो कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखती है, देखो आप, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दिया गया है,
सॉरी गाइस, पता नहीं कैमरा में क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया था, पता समझ में आगे पता चल गया थैंक्स टू हमारी प्यारी सी बीवी ने बता दिया कि यार रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, वरना मैं बोलते जाता पता भी नहीं चलता, मज़ा आ जाता फिर, है ना। ठीक है, नहीं गाइस, लेट्स गेट बैक। तो रेडियस हमारी है 0.0 इंटू 10⁻² मीटर, हमने यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेसिमल है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, टेंशन क्यों दे रहे हैं ना, तो डेसिमल को निकाल देते हैं, 0.01 को 1 बना देते हैं और जो 2 0 हमने और खींचे हुए हैं 10⁻² 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना। तो रेडियस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर, जिसको आप सिंपल तरीके से 10⁻⁴ मीटर लिख के भी छोड़ सकते हो, 1 इंटू क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेडियस है, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम था, तो इसका हमें एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरिया क्या होती है, πr² होती है, तो यू डोंट हैव टू वरी, उसको हम जब डालेंगे तो हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए, और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपका 20 ओम का है। 20 ओम का आपका रेजिस्टेंस हो गया। चलिए, अब अगर हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, तो हमारा फॉर्मूला बनता है रो इज इक्वल टू, हाँ, अगर आप यहाँ पर सीधा रो लिखोगे ना तो आपके मार्क्स मैं खुद काट दूंगा आपके वहाँ पर। पहले आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, फिर इसको आप कन्वर्ट करोगे रो को RA अपॉन L, क्योंकि निकालना तो रो है, ऐसे लिखोगे तब जाकर यहाँ तक आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें डालना है वैल्यूज़, और वैल्यू हम डालेंगे एक नए पेज में। ठीक है बेटा, चलो वैल्यू हमारे एक नए पेज में डालते हैं। हाँ, दिख रहा है आपको। सो रो विल बी इक्वल टू R, कितना था आपका, R आपका है 20 इंटू A कितना होगा, πr²। अब आपके पास चॉइस है कि आप पाई को 22/7 लिखना चाहते हो, 3.14 लिखना चाहते हो। आई वुड सजेस्ट इस मामले में 3.14 कर दीजिएगा, क्योंकि 22/7 डालने से 7 से कटने वाला कोई चीज़ यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं आपके पास इस बार ना, इस वजह से। अगर मान लो रेजिस्टेंस 14 होती या 21 होता तो मैं आपको बोलता भाई 22/7 लिखो, 7 21 कट जाएगा आराम से, है ना। बट ठीक है, यहाँ पर है नहीं, तो एरिया के बदले में लिखूंगा πr², पाई यहाँ पर मैंने ले लिया 3.14, और रेडियस मेरा यहाँ पर हमने दिया था 10⁻⁴। प्लीज़ इसका स्क्वायर करना मत भूल जाना, स्क्वायर नहीं करोगे तो वहीं पे वही आपका आगे का सोल्यूशन खराब हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका क्या बच गया, लेंथ बच गया ना, हाँ, RA अपॉन L, तो L कितना है आपका, L यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर। ओहो, CBSE इतना ज़्यादा आप पे दयालु गाइस, 1 मीटर डायरेक्ट दे दिया यार, क्या ही करना सॉल्व इसमें, है ना। सो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म करो। सो 4 2 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6, 6.28 और एक ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो 62.8 हो गया, इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर हो जाता है 10⁻8, है ना, 4 × 2 8, तो बात खत्म हो गई। सो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू, हमेशा एक डेसिमल में लिखिए, तो 6.28 इंटू 10⁻7 ओम मीटर आपका फाइनल जवाब यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा प्यारा सा सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी सवाल। आई होप यू गाइस हैव गॉट द आंसर, है ना। ठीक है, बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, बराबर है, चलो ठीक है। सो दिस वाज योर रेजिस्टिविटी गाइस। इसके बाद कुछ और दिया हुआ है नहीं, तो ये हो गया आपकी 3 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एक और वैरायटी है, वो है वर्ड प्रॉब्लम, वो मैं करवाता हूँ अभी आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ जी भाई साहब, ये रहा आपका चौथा वैरायटी जो आपको आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और क्या है आपका जवाब। अब वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, तो रेजिस्टेंस आपको दी गई है यहाँ पर, दोबारा यहाँ पर ऐसे अभिषेक क्यों करता है तो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, रेजिस्टेंस आपको दी गई है 16 ओम की। फिर बोला जा रहा है इट इज़ मेल्टेड, इस वायर को अभी हम मेल्ट कर देते हैं, फिर उसको दोबारा एक वायर में बनाते हैं जिसका हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी कि बताया आपको ये जा रहा है कि भाई साहब देखो, आपके पास ना एक वायर थी, मान लो ये वायर है A, इस वायर का रेजिस्टेंस था RA, इसका लेंथ जो था वो था LA, इसकी जो एरिया थी वो थी AA, और रेजिस्टिविटी थी रो A। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया भाई इसे, अब हमने इसको पिघला दिया। क्या कर दिया भाई, हमने अब इसको पिघला दिया। ठीक है, आग से पिघला दिया। पिघलने के बाद क्या हुआ, पिघलने के बाद आपका ये जो वायर है वो पिघल कर एक दूसरा वायर बन गया, जिसकी जो लेंथ हो गई वो आधी हो गई, जिसकी जो लेंथ है वो तो आधी हो गई। तो यानी कि आपका जो लेंथ, ये जो वायर मान लो B है, तो लेंथ ऑफ B, ठीक है, जो आपका लेंथ ऑफ B है वो आधा हो गया, बट इट इज़ इक्वल टू LA/2, है ना। आपके पिछले वायर का आधा हो गया लेंथ, बराबर। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई वायर सेम है, सोचने वाली बात यह है कि भाई वायर सेम है, सेम वायर को मैंने पिघलाया, लेंथ आधा हो गया, तो बाकी आधा लेंथ कहाँ गया, हवा में घूम गया, वेपराइज हो गया, मेटल वेपराइज हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं वो लेंथ गया होगा, कहाँ गया होगा, वो उसके एरिया में बट गया होगा। जैसे जब एक रबर बैंड होती है उसको खींचते हो आप, तो रबर बैंड खींचता है, लंबा होता है। कैसे लंबा होता है? हवा से नया रबर बैंड आता है आपके पास, रबर बैंड का मटेरियल भगवान आपको दे रहे हैं कि लंबा करते जाओ जाते रहेगा। नहीं, जब लंबा होता है तो उसका एरिया चपटा होता है, और जब तक उसका एरिया चपटा होता है और टूट ना जाए तब तक वो लंबा हो सकता है। तो लंबाई जब बढ़ती है तो एरिया कम होती है, और लंबाई जब कम होती है तो एरिया बढ़ती है। तो यहाँ पर जो है आपका एरिया मोटा हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो एरिया है ऑफ दिस वायर बी विड बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए। बस ये आइडिया आपको आना चाहिए कि भाई वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होती है गेम में, है ना, आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। रेजिस्टिविटी यहाँ पर दोनों की एब्सोल्युटली सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है, तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया, और कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब पूछा गया यहाँ पर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। आपको नया वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल देते हैं भाई। पिछले वायर का जो रेजिस्टेंस था वो था आर ए इज इक्वल टू रो ए एल ए अपॉन ए ए। दूसरे वायर का रेजिस्टेंस अगर हम निकालोगे तो मिलेगा आर बी इज इक्वल टू रो बी, ठीक है, एल बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं भाई, रो बी का वैल्यू इज इक्वल टू रो ए इंटू एल बी का वैल्यू इज एल ए बाई टू, सो एल ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए, सो ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ पर सब कुछ आपने डाल दिया, 2 इंटू 2 नीचे आ जाए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। सो यू हैव रो ए एल ए अपॉन 4 ए ए। तो आप बड़े प्यार से यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो गया है। ऑफकोर्स ये बात है, जब लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, लेकिन एरिया भी बढ़ गई है तो आपका वो इफेक्ट भी यहाँ पर आ गया। अगर लेंथ सिर्फ कम होती तो आधी हो जाती, लेकिन लेंथ कम होते साथ साथ आपका एरिया भी बढ़ गया है, तो आपका 4 गुना कम हो गया रेजिस्टेंस। तो ये रो ए एल ए अपॉन ए है, यू कैन वेरी क्लियरली सी इज इक्वल टू योर आर ए इटसेल्फ। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे कि माई आर बी इज इक्वल टू आर ए बाई 4, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने लिख दिया तो आपको इस सवाल में प्रॉपर 2 मार्क्स मिल चुके होंगे, ठीक है, प्रॉपर 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल चुके होंगे। अब इसका जो आखिरी पार्ट है वो मैंने एडिशनली डाला हुआ है, क्योंकि ये सवाल आया था 5 साल में मेरे ख्याल से 1-2 बार, लेकिन बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि आपसे पूछा गया था व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर बदलाव कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है। बहुत लोगों को परसेंटेज चेंज क्या होता है वो नहीं पता होता। परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको आपको याद रखना है, और बहुत सारे दीदी भैया आपको नहीं पढ़ाएंगे इस बारे में, तो आई एम होपिंग कि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा अभी के अभी, इज एक्चुअली इक्वल टू, याद रखना, ओल्ड माइनस न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड इंटू 100। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का, ओल्ड माइनस न्यू डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे याद रखोगे आप, ओ नो ओ, ठीक है, ओ नो ओ, या तो ऑन हो जा ये भी याद रखता, ओ नो याद रखोगे तो याद रहेगा ओ माइनस ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड। अब ये ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड क्या है सर, या देखो पुरानी रेजिस्टेंस आर ए, नई रेजिस्टेंस आर बी, वही लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी जो नई रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई आर ए, बात खत्म हो गई। इसको कर दोगे आप इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अब यहीं पे आपको वोल्टेज का परसेंटेज चेंज, करंट का परसेंटेज चेंज, पावर का परसेंटेज चेंज, रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज, कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो आर ए यहाँ पर आपने कितना ले लिया भाई, आपको पता ही है, आर ए को आप आर ए रखिए, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर बी कितना हो जाएगा, आर ए बाई 4, है ना, आर बी तो आपने निकाल दिया यहाँ पे ना, आर ए बाई 4 है, और आर ए को आप आर ए रखोगे, ठीक है, इज इंटू 100। सो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाता है भाई, 3/4 हो जाता है बेसिकली, 1 माइनस 1/4 ना, आर ए माइनस आर बाई 4 वो हो जाएगा 3/4 और आर ए कट जाएगा यहाँ पर। सो आपका वैल्यू आ गया 3/4, यानी कि 0.75 इंटू 100 यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है आपकी। तो वैल्यू कितनी हो गई, 75% का चेंज हुआ है, ठीक है, 75% का बदलाव यहाँ पर आया है, बात खत्म, मजा आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, परफेक्ट है। चलो
जिनको भी पहली बार में समझ ना आया हो प्लीज मेक श्योर करिए थोड़ा सा आप रिप्ले करके देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। 1 - 1/4 की बात हो रही है बेसिकली, डिवाइडेड बाई 1, तो 1 - 1/4 हो गया 3/4, 1 तो डिनोमिनेटर में खत्म हो गई बात, है ना। तो 3/4 क्या होता है 75, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस इज द ओनली वैरायटी यू विल गेट फ्रॉम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इसके अलावा कोई और वैरायटी आपको इन चारों वैरायटी के अलावा नहीं मिल सकती। मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आ गई है आपकी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज है पैरेलल रेजिस्टेंस, और ये बहुत कॉमन सवाल है। आपको ही पता होगा पिछले 3-4 साल में कितनी बार आ चुका है ये सवाल, अगर आप PYQs कर चुके हो। शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.56 ओम्स। तो आपके पास 3 रेजिस्टर्स है, 1 2 3 रेजिस्टर्स है, और तीनों के तीनों आपके कितने हैं भाई 9 ओम के। इनको हमें ऐसे जोड़ना है कि वो या तो 13.5 ओम बनाए या तो आपका 6 ओम बनाए। अब दिमाग में पहले आप खेलो कि अगर मैं इन तीनों को सीरीज में जोड़ता हूं तो सीधा एडअप हो जाएंगे, यानी कि 9 + 9 + 9 27 हो जाएगा। और अगर इन तीनों को मैं पैरेलल में जोड़ता हूं तो रेसिप्रोकल होगा, 1/9 + 1/9 + 1/9 3/9 कट गया 1/3, और रेसिप्रोकेट होगा तो 3 ओम। हाँ, तो ये इनको मैं ना टोटल पैरेलल में जोड़ रहा हूँ ना इनको मैं पूरा सीरीज में जोड़ रहा हूँ, लेकिन 13.5 ओम्स बनाने के लिए कम से कम मेरे को एक सीरीज में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों पैरेलल हो गए तो 3 ओम देगा, तो एक को तो मेरे को सीरीज में रखना ही पड़ेगा ना। ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आ गई, क्योंकि मैंने तीनों को सीरीज में तीनों को पैरेलल में रख के समझ लिया कि तीनों तो सीरीज में तीनों पैरेलल में नहीं हो सकती, तो एक को सीरीज में रख के देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल क्विकली गो फॉरवर्ड और एक को सीरीज में रखेंगे। और इतना कॉमन सवाल हो चुका है कि आपको तो ये रट्टा हो गया होगा ये सवाल। अब यहाँ पर नंबर बदल के आपको दिया जा सकता है, सो डोंट वरी। तो एक को सीरीज में रखा और बाकी दो को 9 में रखा। अब इंपॉर्टेंट ये कि इसको करना कैसे है सर, मतलब एग्जैक्टली स्टेप्स कैसे लिखने हैं, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे फिर आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर दिया हमने। उसके बाद फिर हम बोलेंगे सिंस आपका, इसको मैं नाम कर दूंगा R1 R2 R3। फिर आप लिखोगे सिंस योर R2 इज पैरेलल टू R3, आप बोलोगे 1/R2 + 1/R3 इज इक्वल टू 1/9 + 1/9। ऐसे सॉल्व करना है ऐसे। फिर आप करोगे, ये लिखोगे 2/9, ये हो जाएगा आपका 1/R23, है ना। मान लो ये आपने 1/R23 करके लिया हुआ है। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी R23 इज इक्वल टू 4.5 ओम्स। क्या इसमें आपका जवाब खत्म होता है? नहीं। फिर आपको ये डायग्राम दोबारा बनाना है। आप डायग्राम दोबारा बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे कि भाई ये मेरा R1 है 9 ओम का, और ये वाला जो पार्ट है मैंने सॉल्व कर दिया है, और ये R23 है, और ये है 4.5 ओम्स का। फिर आप लिखोगे यहाँ पर सिंस R1 इज इन सीरीज विथ R23, therefore R1 + R23 इज इक्वल टू 9 + 4.5। आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.5 ओम्स, जो यहाँ पर आपका पहला सवाल था। जब आप इतना लिखते हो तब जाकर आपको इस पार्ट के लिए 1.5 मार्क्स मिलते हैं। कितना? 1.5 मार्क्स। अब सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है 6 ओम, उसके लिए आपको मिलेंगे 1.5 मार्क्स। ये टोटल 3 मार्क का सवाल। ठीक है बेटा, गॉट इट। हर एक पॉइंट मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने देखा कि यूट्यूब में सीधा इसको सॉल्व कर लिया जाता है, मैं भी खुद सॉल्व भी करता हूँ, बट मुझे आज क्लैरिटी है 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि भाई एग्जैक्टली लिखना कैसे है स्टेप मार्किंग के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 ओम कैसे लाना है भाई? एक को सीरीज में रख के देख लिया 13.5 आया, अब 2 को सीरीज में रख के देखते हैं, क्योंकि तीनों तो सीरीज में नहीं हो सकते और कोई वेरिएशन बचा भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो हमारे सारे जवाब हमें बिल्कुल सही मिलेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल डू, अगेन विल कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। हम पहले 2 को सीरीज में रखते हैं और तीसरे को उनसे पैरेलल कर देते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा R1 R2 R3, और सबकी वैल्यू कितनी है? 9 9 9 ओम्स। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देयरफॉर R1 + R2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 9 + 9 एंड दैट वुड बी 18 ओम्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? डायग्राम को दोबारा बनाओगे। आप बोलोगे भाई देखो हमने तो इसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया R12, तो ये R12 होगी जिसकी वैल्यू है 18 ओम। अब ये पैरेलल है हमारे किससे? R3 से, जिसकी वैल्यू है 9 ओम। फिर आप लिखोगे सिंस R12 इज पैरेलल टू R3, देयरफॉर 1/R123 इज इक्वल टू 1/R12
प्लस 1/R3। सही बात है, पैरेलल कनेक्शन में लिख दिया यहाँ पर, ये नंबर में मत जाओ, पैरेलल लिख दिया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 1/R123 इज इक्वल टू 1/R1 कितना है भाई, हमने सॉल्व किया 18 ओम है, और R3 आपकी 9 ओम है। सो 1/R123 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालोगे तो 18 आएगी, और ये होगा 2 बार, ये होगा 1 बार। सो R123 इज इक्वल टू 3/18, 3 और 18 कट गया है, 6 बचा। सो योर R123 इज कमिंग आउट टू बी 6 ओम्स, बड़े प्यार से इसको आप कर दोगे डब्बा, और इसके लिए आपको पूरे के पूरे 1.5 मार्क्स मिलेंगे। So this question comes for 3 marks, but it's a bit time consuming because you need to involve all these steps, otherwise you cannot gonna get full marks here. ठीक है, Got it guys? तो सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल हमने यहाँ पर कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हमारे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सा, बढ़िया सा, कॉमन क्वेश्चन, पिछले 5 साल में 5 बार आया हुआ सवाल। आई एम नॉट किडिंग, पिछले 5 साल में 5 बार आया सवाल। असली एटलीस्ट का जो पहला पार्ट है वो देखो कैसे। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। आपको एक सर्किट डायग्राम बनानी है, और हर बार ये सवाल आती है कि क्या आपके सीबीएसई के बच्चों को सर्किट डायग्राम बनाना आता है कि नहीं आता, और ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स 10, 20, 30 कनेक्टेड इन पैरेलल, अ प्लग की एंड एन एमीटर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाइए, फिर यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग: करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, टोटल करंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप देखोगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको करंट भी बोला हुआ है और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर भी बोला हुआ है, तो इसमें ऑफ कोर्स आपको ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट को कैसे रिलेट करोगे आप। ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा 100%। तो ऐसे जो सवाल होते हैं जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ साथ ओम्स लॉ का इंक्लूजन होता है, वो सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई क्या कर रही है इस सवाल के थ्रू? सीबीएसई ये बता रही है आपको कि हम ऐसे सवाल आपको देखते हैं जहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़ पाए, या मल्टीपल चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़ पाए, या मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़ पाए। समझ रहे हो? इसी वजह से देखो लाइट के बाद ह्यूमन आई आती है। लाइट का पावर का कॉन्सेप्ट ह्यूमन आई में आपके लेंसेस का पावर का कॉन्सेप्ट बनता है फॉर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपी, और वो सवाल इंपॉर्टेंट होती है। समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से जुड़ता है ना। फ्यूज का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, लेकिन जाना जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। गेटिंग माय पॉइंट राइट? वैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे ओम्स लॉ और किसको, आपके सीरीज से पैरेलल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं, क्लास 9 तो पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, कैसे यहां पर जोड़ा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ ह्यूमन आई के चैप्टर में, और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस। समझ रहे हो ना बात को? तो जहां जहां पर भी एक कॉम्बिनेशन आती है ना, सीबीएसई वो सवाल ज़्यादा देता है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है डायग्राम बनाने की। बहुत ही प्यारे से देखना ध्यान से। तो हमें बताना है 3 सेल है, ठीक है आपके पास। कितने हैं भाई? 3 सेल है आपके पास, तो 3 सेल बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया आपका 3 सेल यहाँ पर बराबर हमने बना लिया। अब इस 3 सेल में हमने 2 वोल्ट, है ना, तो 6 वोल्ट होगी टोटल। एक सेल 2 वोल्ट का, तो 3 सेल 6 वोल्ट का। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट है और यहाँ पर एक प्लग की लगाया हुआ है, तो हमने प्लग की को लगा दिया, हमने एम मीटर को भी लगा दिया। ठीक है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर वोल्ट मीटर की बात नहीं की गई है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वोल्ट मीटर। ठीक है, अब रेजिस्टर्स को यहाँ पर उन्होंने पैरेलल में लगाया 10, 20 एंड 30 का, तो लगा देते हैं हम भी। तो 10, 20, 30 पहले में लग गया, और यहाँ पर फिर हमने एमीटर को बना दिया। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप ये साइंस नहीं डालोगे। डाल दिया अभी साइन आपने, फिर आप करंट का डायरेक्शन बना दोगे। अब जाकर आपको इस डायग्राम के लिए पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, ये टोटल 5 मार्क का सवाल है, 2 मार्क आपको डायग्राम के लिए, बाकी 3 मार्क आपको ABC के लिए मिले। ठीक है बेटा, सॉल्व करना शुरू करें फिर अभी ABC के लिए, मजा आएगा। चलो ठीक है, डायग्राम बना दिया हमने। अब सबसे पहले पूछा रहा है कि भाई करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालिए। करंट निकालिए ईच रेजिस्टर के थ्रू, हमने निकालना है पहले हम थर्ड पार्ट करेंगे। क्यों? थर्ड पार्ट सबसे ईजी हो गया ना, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो पहले थर्ड पार्ट करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, और ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3। अच्छा सर R1 R2 तो लिखा ही नहीं हमने। हाँ लिखो यहाँ पर, ये है R1, ये है R2, ये है R3। पूरा डायग्राम पेंसिल से बनेगा। ठीक है, R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3, तो आप क्या लिखोगे? तो 1/R123 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3 आपने लिख दिया। अब वैल्यू डालोगे आप 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है, अपने तरीके से निकालिए, मैं अपने तरीके से निकालता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 30 दैट इज 600 प्लस 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 10 × 20 × 30, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 900 1100 डिवाइड बाई 10 × 20 × 30, 0 कट गया, 0 कट गया। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ चुकी है 11/6, ठीक है, 11/6 मुझे आ चुका है। तो अगर मैं R1 2 3 करता हूँ तो मेरी 6/11 हो जाती है। 6/11 इज़ बेसिकली 55 ना, 5 0.5 और कितना बच जाता है भाई, 1 बच गया, 6/11 ना, तो पॉइंट डाला 0, 5.54 तो 0.54 ओम्स मेरी हो जाती है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट। तो ये मेरा काम यहाँ पर सी वाला पार्ट का हो चुका है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ हमारे बी वाले पार्ट के लिए, और बी वाले पार्ट में पूछा हुआ है टोटल करंट दी सर्किट, है ना। करंट कितना होता है भाई, टोटल करंट कहाँ से निकालोगे, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, सो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब मेरा वोल्टेज कितना है, 6 है। अब रेजिस्टेंस में आपसे दरख्वास्त करूंगा कि भाई कृपया करके 0.54 मान लीजिए, 6/11 लीजिए। क्यों, क्योंकि भाई जैसे आप यहाँ पर 6/11 डालते हो 6 कट जाता है ना, इसलिए 11 ऊपर जाती है, तो 11 एम्पियर्स मेरा पूरा जवाब आ जाता है, बढ़िया सा, ठीक है। अब देखो बी पार्ट कितना आराम से हो गया, इसलिए हमने पहले सी करा, क्योंकि बी आराम से हो जाएगा, ए भी आराम से हो जाएगा, बी, है ना। तो ए पार्ट में क्या है, आपको करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालनी है, R1 R2 3 अक्रॉस सबके थ्रू निकालनी है, फॉर्मूला सबका सेम रहेगा। तो करंट थ्रू R1 रेजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज थ्रू R1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ R1। वैसे ही I अपॉन R2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस R2, R3 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R3 डिवाइड बाई R3, ठीक है। सबका सेम फॉर्मूला, वोल्टेज अक्रॉस R1, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, सॉरी पैरेलल कनेक्शन है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगी। जिनको ये याद नहीं है, शॉर्टकट जल्दी से याद कर लीजिए कि भाई साहब PV सिंधु मेरा जो शॉर्टकट है, अभिषेक सर का प्लीज याद कर लेना। PV सिंधु ये कहता है कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, PV सिंधु का निमोनिक जो मैंने बताया हुआ आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, बढ़िया से देखते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है भाई, 6 वोल्ट है, और R1 कितनी है, 10 है, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज कितनी है भाई, 6 वोल्ट है, और R कितनी है आपकी, 20 है, और यहाँ पर 6/30 है, ठीक है। तो 6/10 आपका हो जाता है 0.6। एक सेकंड गाइस, कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पर यार, 11 एम्पियर कैसे आ रहा है। वन 1.1 एम्पियर आएगा ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। हाँ, वैल्यू तो 1.1 एम्पियर होनी चाहिए थी, गड़बड़ कहाँ हो रही है। 10 20 30 तो 3 2 600, ठीक है, प्लस 300 प्लस 200, क्योंकि ये सवाल मैंने इतनी बार कराया, मेरे को पता है कि भाई 11 एम्पियर नहीं 1.1 एम्पियर आना चाहिए। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। 10 × 20 × 30, 900 1100, 0 कटा, 0 कटा, हाँ वही तो 11/60 है। दैट इज़ व्हाट माई प्रॉब्लम इज। आई एम वेरी श्योर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी दिया होगा सर ये 11/60 हो रहा है, तो ये 5.4 होगी, है ना, ये 5.4 ओम्स होगी, दैट इज़ वाई। तो व्हेन वी गो बैक हियर दिस गोइंग टू बी 60 और दिस विल बी 1.1 एम्पियर। क्यों बताया मेरे को, कैसे पता चला, अचानक से कैसे याद आया मेरे को, इसलिए याद आया क्योंकि 6/20 अगर मैं करता हूँ तो ये आएगा 0.3, और 6/30 में करता तो आएगा 0.2, है ना। तो मेरे को पता इससे चला क्योंकि जब ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के करंट को ऐड करेंगे तो टोटल करंट बनना चाहिए। तो 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 1.1 होता है, वो 1.1 यहाँ पर बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो गलत जवाब है आपका। तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने जवाब को, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आपने चैट में बहुत स्पैम किया होगा सर ये 60/11 है, 60/11 है, सॉरी गाइस, आई होप अभी मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है बेटा। चलो, तो ये आपका A B C सारे पार्ट्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
बहुत ही अच्छा सवाल था वो। एंड हियर कम्स अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फैक्टर सेपरेटिंग रेजिस्टेंस, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन टू एक्चुअली अटेम्प्ट। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है भाई साहब? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time the current flows in the circuit, so your H becomes equal to I square RT। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ तक लिखना है, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट खत्म हो गया। अब बी पार्ट देखोगे, बी पार्ट में बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। 96,000 कूलम कन्वर्ट मतलब ट्रांसफर करते वक्त ऑफ अ चार्ज इन 2 hours थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 volts। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चार्ज दिया गया है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले हम। गिवन क्या है? गिवन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई चार्ज है 96,000 कूलम। ठीक है, टाइम दिया गया है 2 घंटे और वोल्टेज दी गई है आपको कितनी भाई साहब? 40 वोल्ट। और आपको निकालना है हीट जनरेटेड। कैसे निकालेंगे हीट जनरेटेड? सर कौन सा फॉर्मूला जिसमें Q, T और V आता है हीट का? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। H का एक फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज, डायरेक्ट फॉर्मूला H इज इक्वल टू VQ। आपको सिर्फ डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई कर देना, आपका जवाब पे सामने। ठीक है, ये फॉर्मूला में कहाँ से मिलता है सर? कहाँ से मिलता है भाई? बहुत आसान है। जैसे हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, आपने 9th ग्रेड में सीखा हुआ है। सिंस हमें पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पता है ना आपको, तो ये वहां चला जाएगा। तो वर्क डन के बदले में क्या लिख सकता हूं? VQ। सो हीट इज इक्वल टू VQ। अब इसी में जब आप Q के बदले I इज इक्वल टू Q अपॉन T होती है ना, तो Q के बदले जब I इंटू T लिखते हो तब जाकर ये बन जाता है VIT वाला फॉर्मूला। अब इसमें जब आप V के बदले ओम्स लॉ लिखते हो IR, तब ये बन जाता है I स्क्वायर RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ रहे हो? इस पे जब आप दोबारा I के बदले V अपॉन R डालते हो ओम्स लॉ से, तो ये बन जाता है V स्क्वायर अपॉन RT। ये सारे फॉर्मूलाज आपके VQ से बने हुए हैं और ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो नोट डाउन कर लीजिए। या तो बस सर्च करिए यूट्यूब पर इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट बाय अभिषेक सर, एकदम डिटेल वीडियो मिलेगा आपका 2 घंटे का, 2x में लगा कर देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट आप किसी भी चैप्टर के लिए वन शॉट देख सकते हो। अब मेरा मैंने 2 कंपनीज में काम किया हुआ है, दोनों कंपनीज का उठा के देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो अब H इज इक्वल टू VQ हमने कर लिया। अब यहाँ पर आप सीधा वैल्यू डालोगे 96,000 इंटू आपका 2। तो आप पूछोगे अभी सर ये फिर ये टाइम क्यों दिया गया था? बस आपको गुमराह करने के लिए, और CBSE करेगा वैसे, उनका हक बनता है ना। तो 6 2 12, 9 2 18, 192,000। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है जूल्स, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो सेकेंड पार्ट आपका हो चुका है। तीसरे पार्ट पे एक्सप्लेन द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखा ये सवाल मैंने इसको एडिशनली जोड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपको सिर्फ ये 2 ही सवाल साथ में आते हैं, बट मैंने इलेक्ट्रिक फ्यूज को सिर्फ साथ में इसलिए जोड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही काम करता है। तो सबसे पहले आपको लिखना भी यही है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, कि जब भी सर्किट में ओवरलोडिंग की वजह से करंट एक्सेस हो जाता है, तो उस करंट के एक्सेस होने की वजह से सर्किट में हीट भी बढ़ जाती है, और जिस हीट के वजह से आपका जो फ्यूज का वायर हो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और फ्यूज का वायर आपके घर के अंदर के वायर से पहले मेल्ट होता है और सर्किट वहीं पे ब्रेक हो जाती है, जिसके वजह से आपके घर के अंदर करंट नहीं जाता, एक्सेस करंट, और आग नहीं लगती। तो हेंस योर इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स एज अ सेफ्टी डिवाइस फॉर अवर हाउस, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल को मैंने इसके साथ कंबाइन कर लिया था। ठीक है बच्चों, और जो भी एग्जैक्टली मैंने बोला वो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में दे दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। बहुत बार आ चुका है बोर्ड्स में, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस इनफ, बहुत बार आ चुका है। सो आई वॉन्ट यू गाइस टू फोकस ऑन दिस वेरी केयरफुली। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। ठीक है, आपके पास 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है 15 ओम के। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये 15 ओम का है और ये भी 15 ओम का ही है। ठीक है, अब इस फर्स्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के बैटरी के साथ इनको आप पहले सीरीज में लगा रहे हो, फिर इनको आप पैरेलल में लगा रहे हो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। दोनों केसेस में पावर का रेशियो निकालें।
ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो लोग ये करते हैं कि वो सीरीज में पहले सीरीज में पहले पावर को निकालते हैं, फिर पैरेलल में पावर को निकालते हैं, फिर उसका रेशियो निकालते हैं। ये नूब स्ट्रैटेजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये प्रो स्ट्रैटेजी नहीं है, ये नूब स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि इन दोनों मामलों में वोल्टेज कांस्टेंट है। सवाल में बताया जा रहा है आपको 6 वोल्ट का जो क्या है वैल्यू कांस्टेंट है ना, वो बताया जा रहा है। तो जब वो कांस्टेंट होती है, बहुत बच्चों दिमाग में डाउट होता है कि सर पावर में हम I2R इस्तेमाल करें, V2R इस्तेमाल करें। भाई वोल्टेज कांस्टेंट है, और जब भी वोल्टेज कांस्टेंट होगा आपको इस्तेमाल करना है P = V²/R, और जहां करंट कांस्टेंट होगा वहां I2R। बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस शॉर्टकट। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है? हमें निकालना है रेशियो ऑफ पावर इन सीरीज अपॉन रेशियो ऑफ पावर इन पैरेलल। ठीक है, तो वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन पैरेलल का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैं यहां पर इंडिविजुअल पावर निकाल ही नहीं रहा। क्यों नहीं निकालना भाई? क्यों निकालना है? ये वोल्टेज और ये वोल्टेज कट जाएगा ना, सेम ही तो वोल्टेज 6 वोल्ट आराम से कट गया। क्यों निकालोगे पावर? सीधा आप देखोगे आपका जो फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये नीचे गया और ये ऊपर आया, बन गया। अब आपको सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है, रेशियो अपने आप बन जाएगा भाई। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकालोगे आप? भाई ये 15 को आप पहले पैरेलल में रखोगे, उसको अलग से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे ठीक है मैंने पैरेलल सर्किट ऐसे बनाया, बहुत ज़रूरी बनाना, तो ये 15 ओम का है, ये 15 ओम का है। फिर आप बोलोगे 1/R12, ये आपका R1, ये आपका R2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सिंस दे आर इन पैरेलल। फिर आप लिखोगे यहाँ पर 1/15 प्लस 1/15, ठीक है, आप लिखोगे 2/15। सो योर R12 इज इक्वल टू 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 ओम्स। ऐसे आप लिखोगे यहाँ पर। और अगर आपको 7.5 नहीं लिखना, आप यहाँ पर सीधा 15/2 लिखो, कोई इशू नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपको। फिर आप बोलोगे अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो ये आपका है 15, ये है 15, तो सिंस सीरीज तो R1 प्लस R2 आप बोलोगे 30 ओम्स, बात खत्म। तो आप लिखोगे इसको 30। क्यों लिखा मैंने 15/2? क्योंकि 15 बड़े प्यार से 2 से कटेगा और आपका वैल्यू बनेगा 1/4। तो आपका रेशियो क्या हो गया? देयरफॉर रेशियो इज 1:4, पावर का रेशियो। देख रहे हो आप? सो यू डिडंट हैव टू फाइंड आउट। तो आप क्या करते? आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना था, फिर आप पावर निकालते, फिर उन दोनों को डिवाइड करते। मैंने वो पावर निकालने वाला स्टेप ही डिलीट कर दिया। पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, पूरे। मजा आया? ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बढ़िया से वीडियो को लाइक कर देना, अब तक नहीं किया तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये हमारा आखिरी सेशन है फिजिक्स का, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है इसके बाद फिजिक्स चैप्टर को बचा नहीं है। पूरा जो प्लेलिस्ट है हमारा, लाइट, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ हो चुके हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। मैंने इनफैक्ट आपको लाइफ प्रोसेसेस और कार्बन्स कंपाउंड्स, जो आपके बायो और केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैंने करवा दिए हैं एडिशनली ऐसे सवाल। तो प्लीज चेक इट आउट। स्पेशली लाइट जरूर देखना, लाइफ प्रोसेस जरूर देखना, दोनों में मैंने बहुत क्रिटिकल सवाल करवाए हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच इट। ठीक है बेटा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप वहाँ पर जुड़ जाओ। मैं आपको और वहाँ पर PDF देने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो मैंने बनाए हुए हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सीइंग दैट थ्रू। साथ ही साथ जब हमारा पेपर हो जाएगा तो भाई पेपर मेरे को चाहिए होगा आपसे भी, तो आप टेलीग्राम का भाग बनाओ ना, पेपर कैसे दोगे। और आई एम नॉट लीविंग यू गाइस आफ्टर साइंस। मैं आपको SST के लिए बहुत हेल्प करूंगा, आने वाले मैथमेटिक्स में हेल्प करूंगा। प्रॉब्ली आपको इस 10 दिन के गैप में मैथमेटिक्स के अभिषेक सर आपको मैथ पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं हमारे अपने चैनल पे, और इस अपने चैनल पे मैं चाहता हूं जी भरकर खोलकर आपको पढ़ाऊं भाई एकदम बढ़िया से। तो मैथमेटिक्स आपको पता है कि मेरा वीक है हमेशा से, बट मैथमेटिक्स भी मैं आपके लिए पढ़कर सॉल्व करूंगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें मैं बहुत स्ट्रांग हूं। ट्रिग्नोमेट्री फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन ट्रिग्नोमेट्री, तो फोड़ कर दिखाएंगे लोग। ठीक है, चलो, अगर आपको अभिषेक सर के ट्रिग्नोमेट्री के सेशन चाहिए, कमेंट्स में स्पैम होना है भाई कि अभिषेक सर ट्रिग्नोमेट्री, अभिषेक सर फॉर ट्रिग्नोमेट्री, स्पैम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे अनदर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, और ये आया हुआ है बहुत ही बार। पता ही भाई मैं कोई मतलब लाया नहीं हूँ ऐसा सवाल जो नहीं आएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ये आपका इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम बताया जा रहा है। डायग्राम में भी लिख देते, नहीं लिखेंगे ना ऐसी पैसे वाले। अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये दोनों ऑफकोर्स ही बातें यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, ओके। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी में कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, बहुत आसान, डायरेक्ट ऐड कर दो, 20 + 4 24 हो गया। करंट थ्रू द सर्किट, हाँ अरे 6 और 24 यहाँ पर आ गया। I = V/R, 6/24, 1/4, 0.25, बात खत्म।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन आपका ओम्स लॉ यहाँ पर लगेगा, V इज इक्वल टू IR लगेगा आपका। करंट आपको समझ में आ गया था कितना भाई, जो भी 0.25 आ रहा था ना आपको, बस बात खत्म करो। कंडक्टर भी निकाल देंगे, पावर ऑफ लैंप भी निकाल देंगे, P इज इक्वल टू VI होता है, वो भी आ जाएगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड है, इसलिए बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आई होप हम इसको साथ में बड़े प्यार से कर पाएंगे। चलो आ जाओ जल्दी से। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस नंबर ए पार्ट, रेजिस्टेंस सिंस दे आर इन सीरीज, आपका रेजिस्टेंस आपका जो लैम्प है एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, लैम्प एंड कंडक्टर ना, तो आप क्या बोलोगे R1 प्लस R2 सीधा, आप बोलोगे 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 ओम्स, पूरा बात खत्म। ठीक है, स्किप मत करना कोई भी स्टेप बेटा, स्टेप मार्किंग इसलिए बोल रहा हूँ, स्किप मत करना कोई भी स्टेप। द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, तो आप निकालोगे करंट थ्रू द सर्किट, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। फिर आप बोलोगे टोटल वोल्टेज कितना है भाई, 6 वोल्ट दिया गया है और रेजिस्टेंस आपको मिला है 24, तो ये हो गया 1/4 होता है 0.25 एम्पियर। ठीक है, पूरे मार्क्स मिल गए। ठीक है, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। करंट अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प कितना है, सेम रहेगा 0.25, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इज बेसिकली इक्वल टू 20 है ना, तो आप इसको 20 कर देना। आप चाहो तो यहाँ पर इसे 1/4 भी ले सकते हो, तो क्योंकि 425 से कट जाएगा आराम से, तो आप वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया 5 वोल्ट। अब दूसरा पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस योर कंडक्टर इज इक्वल टू करंट अक्रॉस द कंडक्टर इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज इक्वल टू करंट कितना है भाई साहब 0.25, या तो अगेन आप चाहो तो 1/4 ले लीजिए, इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 4 कट गया, तो ये वोल्टेज आपका आ गया 1 वोल्ट। अब ये जो 1 वोल्ट आपको आया हुआ है और ये 5 वोल्ट जो आपको आया हुआ है, इनको ऐड करके आपको 6 वोल्ट ही मिलना चाहिए, क्योंकि टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट ही है ना, तो दोनों में बटने के बाद 6 वोल्ट ही मिलना चाहिए। नहीं आ रहा आपको तो आपका जवाब गलत है। रिमेंबर दिस एज अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब बारी आती है डी की, पावर ऑफ द लैम्प। पावर ऑफ द लैम्प निकालनी है, दैट वुड बी वोल्टेज ऑफ द लैम्प इंटू करंट ऑफ द लैम्प। वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प आपका है 5 इंटू करंट अक्रॉस है 1/4, तो 5/4 कर दीजिए या 0.25 कर दीजिए। सो 25 इंटू 5 कितना हो जाता है भाई, 1.25 वॉट्स हो जाती है बात। ठीक है, बस इजी क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है आपको ये भी पूरे के पूरे आंसर शीट में छापना है, उसके बाद सवाल सॉल्व करना शुरू करना है आपको। ठीक है, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आपको इसके लिए 1 मार्क मिलेगा, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा, इसके लिए 2 मार्क मिलेंगे और इसके लिए 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टू द 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पावर बेस्ड क्वेश्चन विच आई लव अ लॉट। ठीक है, समझा दो, उसको देखना ध्यान से। बताया जा रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। यहाँ पर आप देखोगे 2 सर्किट है, यहाँ पर एक 2 ओम है और यहाँ पर एक 2 ओम है। इन दोनों के बीच में जो पावर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है, इन दोनों को कंपेयर करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इन दोनों के मामले में आपको कंपेयर करनी है। कंपेयर कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलो अब कंपेयर कैसे करना है सर, इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत बड़ा है बेटा, कि ये जो है वो सीरीज कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होती है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है, मैंने आपको बताया हुआ ये बात। ठीक है, तो दोनों में जो पावर निकालने का फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर P इक्वल टू I²R होगा और वहाँ पर P इक्वल टू V²/R होगा। आप यहाँ पर भी P इक्वल टू V²/R कर सकते हो, लेकिन फिर वोल्टेज की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर आप करंट भी निकाल सकते हो, वोल्टेज भी निकाल सकते हो अक्रॉस 2 ओम, आपकी मर्जी है। तो दोनों के लिए आप P इक्वल टू V²/R इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे कोई इशू नहीं। वर्क्स विद यू, ठीक है। बट यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा 2 ओम के अक्रॉस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको निकालने के लिए आपको उसके अक्रॉस का करंट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो वोल्टेज निकालना है तो करंट निकालना ही पड़ेगा आपको। तो उससे बेटर ये कि करंट निकालो, सीरीज कनेक्शन है तो वहाँ से भी आपको सीधा का सीधा पावर आ जाएगा। P इक्वल टू VI कर सकते हो, है ना, या तो P इक्वल टू I²R कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे। पावर अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर इज इक्वल टू अपॉन पावर अक्रॉस द सेकेंड रजिस्टर। सो ये हो जाएगा आपके लिए I²R और ये हो जाएगा आपका V²/R। इन दोनों मामले में हम ये कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि I²R भी है, V²/R भी, आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। दोनों का वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 मैंने बोल दिया, तो मेरे को करंट निकालनी है ना, पहले रजिस्टर के लिए मेरे को करंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो करंट का फॉर्मूला V/R। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 6 है, रेजिस्टेंस कितना टोटल 1 और 2 ओम 3 ओम, टोटल करंट हो गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट, आपके 2 एम्पियर का जो करंट है वो आपके इस 2 ओम के अक्रॉस दौड़ रहा है, क्योंकि करंट कांस्टेंट होती है टोटल सर्किट में और इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में भी सेम करंट होगा।
ठीक है। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द पावर यहाँ पर, है ना, नाउ यू कैन फाइंड आउट द पावर। सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो आई आपका है 2 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस किसके क्रॉस निकालना है आपको, 2 ओम का क्रॉस निकालना है, तो 2, तो ये हो गया 4 × 2 और ये हो गया आपका 8 वॉट, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे पावर फॉर द फर्स्ट वन, सेकेंड इक्वेशन। अब वैसे पावर अक्रॉस दी सेकेंड वन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ पर V²/R करके, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है, ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, पीवी सिंधु मैंने बताई हुई आपको, तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट ही होगी जो सवाल में दिया गया है, 4 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस आपका है 2, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, 16/2 आपकी बन जाती है 8 वॉट अगेन। सो ये होगी आपकी P2 की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, P1/P2 करोगे, तो P1/P2 करोगे, यानी कि पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट 8/8। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 1:1 एज द रेशियो। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। आई होप यू गाइस हैव नोटेड डाउन। यहाँ पर वैल्यूज को बदल के आपको कहीं भी दे सकता है, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ये समझना है कि वो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है और ये सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होते हैं, ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड दिस आई हैव क्यूरेटेड इट माई सेल्फ। कुछ क्वेश्चंस को मैंने साथ में कंबाइन किया हुआ है, ए और बी पार्ट को मैंने कंबाइन किया है, बिकॉज आई रियली वांटेड यू गाइस टू डू बोथ ऑफ दिस पार्ट्स, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आपको इस पूरे चैप्टर में कोई और सवाल आ सकता है। हाँ, एक टॉपिक हो सकती है कि भाई VI ग्राफ्स के ऊपर आपको सवाल आएगा, जिसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो ना, टॉप 10, मतलब आप ये करना 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, ये सर्च करना 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द लास्ट 10 ईयर्स बाय अभिषेक सर, ये सर्च करना क्लास 10th, तो आपको हर एक चैप्टर के लिए मिलेगा। तो मैंने वो सवाल कराया जिसमें मैंने वो VI ग्राफ से सवाल भी करवाए हुए हैं, सिर्फ ये सेशंस नहीं, आप वो सेशन से मेरे देख सकते हैं, ठीक है बेटा, वो भी ज़रूर देखना। और मैंने देखा कि भाई हज़ारों बच्चे एक्चुअली में उन सेशंस को भी देख रहे हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसमें व्यूज़ वगैरह आ चुके हैं, तो बच्चे देख रहे हैं उसको, तो देखना ज़रूर आप, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ जी बेटा, ओके। तो अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का है। आप देखोगे, हाउ 2 रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ohms respectively are to be connected to a battery of EMF V volt so that the electrical power consumed is minimum। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई मैं 2 रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करूँ कि उनकी पावर मिनिमम आए। पावर मिनिमम तब आएगी, देखो पावर किस पे डिपेंड करती है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज में करंट में, वोल्टेज कांस्टेंट होती है, हम सबके घर में 220 की वोल्ट आती है, उसको बदल नहीं सकता कोई, लेकिन करंट को हम चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऊपर नीचे करके, करेक्ट है। तो अगर मेरा पावर करंट से, आप इस फॉर्मूला से देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरे सर्किट में करंट मिनिमम होता है तो पावर मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगी तो पावर मैक्सिमम होगा, करंट बात है। तो उसी बेसिस में पावर मेरी मिनिमम कब होगी, जब मेरी सर्किट में करंट मिनिमम होगी, और करंट मिनिमम कब होगी, जब मेरे सर्किट में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, है ना। करंट रेजिस्टेंस ऑपोजिट, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, सीरीज सर्किट में, क्योंकि आप वहां पर रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी के अभी। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि पावर अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मेरी जो करंट है वो मैक्सिमम होनी पड़ेगी, और मेरी रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होनी पड़ेगी, और मेरी जो कनेक्शन वो पैरेलल होनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम आपका जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में आता है। गॉट इट पीपल, क्लियर है। तो इसको याद रखना, ये ए पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये करवाया, ठीक है। ओके, ये पता नहीं कहाँ से आ गया भाई साहब, ठीक है। अब ये आ गया आपका आखिरी सवाल फॉर टुडेज सेशन, विच इज़ अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर है, और ये जाता है लंबा, ये 3 मार्क्स के लिए प्रॉपर आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी बड़े प्यार से, और इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी समझाऊंगा कि भाई कॉस्ट निकालना कैसे होता है, ठीक है। बताया जा रहा है कि भाई इन ए हाउस 3 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट 5 hours डेली, 2 fans 50 watt 10 hours daily, electric heater 1 kilowatt for half an hour daily, calculate the total energy consumed in a month of 31 days and its cost at the rate of 3.6 per kilowatt hour। तो आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई आप जल्दी से टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करिए, ठीक है, और उसका कॉस्ट कैलकुलेट करिए। अब कॉस्ट निकालते कैसे, एक बार थोड़ा ध्यान से देखें कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं। हमारा जो बेटा कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, यूट्यूब पर कोई बताता नहीं है, सिर्फ मैं ही बताता, तो आप नोट डाउन करना। आपको बताना है टोटल एनर्जी, आपको निकालना है टोटल एनर्जी, और इसको निकालना है आपको किलोवाट आवर में, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको कॉस्ट पर किलोवाट आवर से, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया कितना, 3.6 दिया हुआ ना,
तो यहाँ पर आपको बस 3.6 लिख देनी है, बस आपको टोटल एनर्जी निकालनी है जो वैसे भी आपको सवाल में पूछा गया है। तो आई नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ वी आर ऑन दी वर्ड्स टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी इन ईच केस। आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 3 बल्ब, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैन एंड योर इलेक्ट्रिक हीटर, 3 चीज़ें हैं, तो तीनों का आपको टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है। अब सो नंबर 1 हम निकालेंगे फैन के लिए। सो टोटल एनर्जी ऑफ द फैन इज इक्वल टू टोटल पावर इंटू टोटल टाइम, है ना। टोटल एनर्जी निकालनी तो टोटल पावर इंटू टोटल टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। सबसे पहले कितने बल्ब है भाई, 3 बल्ब है, सो 3, ये अभी हम जब निकालोगे तो सिर्फ एक ही का निकलेगा ना, तीनों का निकालना है। तो पहले 3 इंटू पावर कितनी है, पावर मेरी है 100 वाट, टाइम कितना है 5 घंटे डेली, कितने दिन के लिए, 31 डेज के लिए, करेक्ट है। तो टोटल पावर आपका कितना है भाई, 100 बोला है ना, 100 है और 5 घंटे चलते हैं 31 डेज के लिए, खत्म किया। आप कर दो उसको सॉल्व। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका 300 इंटू 5 आपका हो गया 1500। सो ये हो जाएगा 1500 इंटू 31। सो मल्टीप्लाई करेंगे में 31 इंटू 15 करेंगे तो बस खेल खत्म वहाँ पे। सो 31 इंटू 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, सो 5 6 4 465, 465 और 2 0 यहाँ पर लग जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा, और ये होगा आपके वॉट आवर में, पावर वॉट में था और टाइम घंटे में था, तो कंबाइन करने के बाद ये बन जाएगा 46.5 किलो वॉट आवर, 46.5 किलो वॉट आवर आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा फैन का। अब हमें निकालना है दूसरा, जो है आपके किसके लिए भाई, बल्ब के लिए ना, ठीक है। नहीं, अच्छा वो फैन का था, हमने जो निकाला भाई बल्ब का था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये फैन नहीं है, ये बल्ब है, बल्ब। तो बेटा हमने लिख दिया बल्ब, ठीक है। अब हम निकालेंगे फैन, सेम फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पावर इंटू टोटल टाइम। टोटल पावर कितने है भाई, कितने फैन है यहाँ पे, 2 फैन है 50 वॉट के और 10 घंटे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही भाई, फैन तो इतने देर चलते ही है। तो 2 फैन है 50 वॉट के और 10 घंटे चलते हैं 31 डेज के लिए। क्या वैल्यू बनेगी, ये हो गया 100,000, तो ये हो गया 31 किलो वाट आवर, 31,000 वाट आएगा, 31 किलो वाट आवर हो गया आपके फैन के बारे में। अब तीसरा आपका है इलेक्ट्रिकल हीटर, है ना, इलेक्ट्रिकल हीटर, ये लंबा है बेटा, और ये इसके लिए आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, बहुत लंबा सवाल है ये, करना ही है इसको, इसी तरीके से करना है, कोई और तरीका नहीं है। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल पावर इंटू टोटल टाइम। सो योर टोटल पावर यहाँ पर कितना हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर का 1 किलो वाट है, इसको किलो वाट में दिया गया है, आधे घंटे के लिए चलता है, ठीक है। सो ये हो गया 1 किलो वाट आवर इंटू, और एक ही हीटर है, आधे घंटे चलता है, तो 1/2 इंटू 31 डेज के लिए, ठीक है। सो 31/2 कितना हो जाता है, 15.5 किलो वाट आवर। तीनों की आपको टोटल एनर्जी मिल चुकी है, अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, तीनों कंबाइन करके ना। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द बल्ब, ऑफ द फैन, ऑफ द हीटर एडिशन, है ना। तो बल्ब प्लस फैन प्लस हीटर, ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू, 46.5 प्लस 31 प्लस 15.5। देखो सीबीएसई खेल देख रहे हो, 2 वैल्यूज ऐसे निकले जैसे 0.5 आ रहा हो, ताकि दोनों आराम से ऐड हो जाए। कितना प्यार करती है आपसे यार। तो 46.5 प्लस 15.5, 47 प्लस 15 आपका हो जाता है 62, और 62 प्लस 31 आपका हो जाता है 93। तो 93 किलो वाट आवर आपका बन जाता है टोटल एनर्जी। अब इसको मैं बोल दूंगा सेकेंड इक्वेशन। तो पुट 2 in 1, आप डालोगे सेकेंड को फर्स्ट में, आपको पूरा जवाब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला है कॉस्ट वाला। सो देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आपको आई है किलो वाट आवर में 93 इंटू कॉस्ट पर किलो वाट आवर इज 3.6, है ना, 3.6 ही है, लेट्स जस्ट चेक, हाँ 3.6 ही है। यू जस्ट नाउ नीड टू मल्टीप्लाई 93 इंटू 3.6, तो कर देते मल्टीप्लाई। सो 93 इंटू 36, 6 3 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54, 1 55, तो 0 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सो 8 4 1 12 13 3 1 3, 334.8 रुपीज़ कॉस्ट बन जाती है, ठीक है बेटा। So I really hope that you have completed this entire electricity session with me till the end, and this will be definitely worth it people. आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फोड़ कर आओगे। And let me also reiterate this fact again that टेलीग्राम चैनल का लिंक और आपके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, इस 10 गारंटेड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में जाके अभी के अभी चेकआउट करिए। लाइव प्रोसेस कार्बन्स कंपाउंड्स भी है उसमें, अलॉन्ग विद ऑल द फिजिक्स का चैप्टर्स। I would like to give you guys a very simple homework for today, which also is a very important question in board examinations. Define 1 ampere. हो सकता है ये आपको 1 मार्क के लिए आ जाए।
डिफाइन, यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज 1 एम्पियर इन द कमेंट सेक्शन पीपल। ऑल दी बेस्ट, फोड़ कर आना। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर। एंड ऐसा मत सोचना कि अभिषेक सर अभी आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। साइंस के बाद एसएसटी के बाद मैथ, सारे एग्जामिनेशन में फोड़ूंगा आपके साथ में। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं संस्कृत के लिए भी, आईटी के लिए भी, एआई के लिए भी, सीए के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ लाऊं, क्योंकि मैथ के बाद आईटी वगैरह के लिए बहुत दिन का गैप है। तो आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ टू हेल्प यू गाइस, ठीक है, टू हेल्प यू गाइस थ्रू आउट फॉर योर अदर प्रिपरेशंस, डोंट वरी, आई एम देयर। और हाँ, साइंस एग्जामिनेशन के बाद मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा पाऊंगा। आई एम सॉरी मैं साइंस पे नहीं कर पाया हूँ, लेकिन साइंस के बाद मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी ना, हेल्प यू गाइस फॉर श्योर, ठीक है। और लाइव सेशंस, मेंटी, सब कुछ आपके लिए आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, पीस।